सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड के बारे में। इस मेथड को लास्ट ईयर दैट मीन्स कि 2024 की काउंसलिंग में यूज किया गया था। लास्ट ईयर भी 2024 की काउंसलिंग में 2 शिफ्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 2 शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट किया गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि सेटिस्फाइड नहीं थे लास्ट ईयर की एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात कर लें, या फिर नॉर्मलाइजेशन मेथड को जो यूज किया गया था और उसके बाद कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई भी क्लियरिटी इस पे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई थी। और इस साल भी 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन मेथड को फिर से यूज किया जाएगा। तो सिंपल एंड आसान भाषा में हम समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। 2 शिफ्ट एग्जाम्पल के साथ फुल एक्सप्लेनेशन में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो नीट पीजी एस्पिरेंट्स यानी कि आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का डीप और सिंपल लैंग्वेज में समझाना, ताकि आपको एग्जाम रैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप नीट पीजी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट में अपीयर होते हैं, तो आपने कभी सोचा है कि अगर एक शिफ्ट का पेपर टफ था और दूसरी शिफ्ट का इजी, तो रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है? क्या आपके मार्क्स कम होने के बावजूद कोई और कैंडिडेट हायर रैंक ले सकता है? क्या नॉर्मलाइजेशन मेथड का मतलब ये है कि आपके मार्क्स बढ़ या घट सकते हैं, यानी कि कम या ज़्यादा हो सकते हैं? अगर आप दोनों शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट से भी ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो क्या आप टॉपर बनेंगे? तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अगले 2 से 5 मिनट में ही आपको मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो मल्टीपल शिफ्ट्स वाले एग्जाम में फेयर कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। किसी भी शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग हो सकता है, इस वजह से सिर्फ रॉ मार्क्स पर रैंकिंग बनाना अनफेयर हो सकता है। इसलिए परसेंटाइल सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कैंडिडेट्स का कंपैरिजन एक कॉमन स्केल पर करता है। अगर हम देखें कि परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, तो परसेंटाइल स्कोर बताता है कि एक कैंडिडेट के स्कोर से कम या बराबर स्कोर करने वाले कितने लोग हैं। तो आपको परसेंटाइल और परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना है। 2 शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज किया जा रहा है, चलिए उसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो जो नीट पीजी 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसमें से हर एक शिफ्ट में 50,000 स्टूडेंट बैठे हैं। अब दिक्कत यह है कि शिफ्ट 1 का टॉपर 180 मार्क्स लाया है और शिफ्ट 2 का टॉपर जो है 172 मार्क्स लाया है। अगर शिफ्ट रॉ मार्क्स के बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती, तो शिफ्ट 1 का कैंडिडेट को अनफेयर एडवांटेज मिलता, क्योंकि आप इसमें ये चीज समझ सकते हैं कि शिफ्ट 2 का जो पेपर थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए परसेंटाइल मेथड का यूज होता है। एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा इस चीज पे कि नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो कैसे काम करती है। हाँ, ये गलत है या सही है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। तो ये बात आपको जरूर पता है कि हर शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर जो होता है वो 100 परसेंटाइल लेता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि शिफ्ट 1 का जो हाईएस्ट स्कोरर है वो 200 में 180 मार्क्स लाता है। दैट मीन्स कि उसकी परसेंटाइल जो हुई 100 हुई। जो कैंडिडेट 90% लोगों से आगे हैं, उनकी जो परसेंटाइल है वो 90 हुई। अब चाहे वो उनका जो स्कोर है वो 150 हो, 155 हो या 160 हो, अगर 90% स्टूडेंट से उनके मार्क्स ज्यादा हैं, तो उनकी परसेंटाइल 90 ही बनेगी। इसी तरह से 50% लोगों से आगे, दैट मीन्स कि 50% लोगों से ज्यादा अच्छे नंबर वाले को कैंडिडेट को 50 परसेंटाइल मिलेगी। इसी तरह अगर हम शिफ्ट 2 के परसेंटाइल को देखें, तो शिफ्ट 2 में जो हाईएस्ट स्कोरर है वो 200 में 172 लेकर आया है। शिफ्ट 1 में 180 लेकर आया था जो हाईएस्ट स्कोरर था, और शिफ्ट 2 में 172। दोनों ही शिफ्ट के हाईएस्ट स्कोरर की परसेंटाइल 100 होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के हाईएस्ट स्कोरर के रॉ मार्क्स डिफरेंट हैं, पर उनका परसेंटाइल सेम ही रहेगा। अब बात आती है कि फाइनल रैंक जो है वो कैसे डिसाइड होती है। तो यही नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज किया जाता है सभी शिफ्ट के, दैट मीन्स कि 2 शिफ्ट जो कंडक्ट करवाई जा रही है, तो 2 शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर्स मर्ज करके एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाती है।
हालांकि रॉ मार्क्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, फाइनल रैंकिंग परसेंटाइल के बेसिस पे ही होती है। जो कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर सेम होता है उनका टाई ब्रेक होता है। अब टाई ब्रेक के लिए क्या रिजोल्यूशन है? पहला है बायोलॉजी परसेंटाइल कितनी है, केमिस्ट्री परसेंटाइल देखी जाएगी उनकी, फिजिक्स की परसेंटाइल देखी जाएगी, और लास्ट में मान लो कि अगर बायोलॉजी परसेंटाइल, केमिस्ट्री परसेंटाइल, फिजिक्स परसेंटाइल इनका भी अगर टाई ब्रेक हो जाता है तो फिर एज से डिसाइड होता है। दैट मीन्स कि जो भी बड़ा होगा उसको हायर रैंक मिलेगी। अब ये कितना फेयर कितना अनफेयर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा देखिए, कुछ बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं, जैसे कि मेरे रैंक सिर्फ 2 के टॉपर से ज्यादा है, फिर भी मेरी रैंक जो है वो लोअर है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि रैंकिंग परसेंटाइल पे बेस्ड होती है, ना कि रॉ मार्क्स पे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो जिन्होंने 2024 की काउंसलिंग अटेंड की है, जिन्होंने एग्जाम दिया है 2024 में, उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया जरूर होगा। बट 2025 के कैंडिडेट जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इससे जो भी आपका मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट ईयर कुछ और भी मिसकंसेप्शन थे, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि मेरे मार्क्स बढ़ या घट सकते हैं, क्या मेरे मार्क्स जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज किया जाता है तो देखिए ऐसा नहीं है। आपके एक्चुअल मार्क्स जो हैं वो नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ परसेंटाइल सिस्टम के बेसिस पे आपका रैंक डिसाइड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या कोई शिफ्ट का टॉपर दूसरी शिफ्ट के टॉपर से बेटर माना जाएगा? नहीं, आपको मैंने बताया जैसा कि दोनों ही शिफ्ट के टॉपर को 100 परसेंटाइल दी जाएगी, दोनों को 100 परसेंटाइल ही मिलेगी। चाहे वो शिफ्ट 1 का जो स्टूडेंट है उनकी रॉ मार्क्स जो है 192 है, या फिर शिफ्ट 2 का जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो रॉ मार्क्स जो है वो 180 है। अगर वो दोनों अपने अपने शिफ्ट में टॉपर हैं तो दोनों को 100 परसेंटाइल मिलेगी। और यहीं पे क्वेश्चन उठता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो फेयर है या अनफेयर है। तो चलिए देखते हैं कि कितना अनफेयर और कितना फेयर है ये। तो पहले देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेथड जो यूज किया जा रहा है वो क्यों फेयर है। देखिए, अगर एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जा रहा है तो ये फेयर हो जाता है। रीजन क्या है कि अगर रॉ मार्क्स पे डिसाइड किया जाएगा तो जिनके मार्क्स कम होंगे उनको जो है उनको बेनिफिट ज्यादा मिल सकती है। डिफिकल्टी लेवल एडजस्टमेंट भी होती है। अगर एक शिफ्ट का पेपर टफ है और दूसरी का इजी हो तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल सिस्टम से बैलेंस करता है। सेकेंड, मल्टीपल शिफ्ट कंपैरिजन। तो मैंने जो अभी बताया कि रॉ मार्क्स का डायरेक्ट कंपैरिजन अनफेयर होता है, लेकिन परसेंटाइल के थ्रू सब शिफ्ट को एक स्केल पे रखा जाता है। थर्ड वन इज टॉपर का परसेंटाइल सेम रहता है। हर शिफ्ट का टॉपर 100 परसेंटाइल लेता है, चाहे मार्क्स अलग अलग हो। नॉर्मलाइजेशन से रैंकिंग फेयर बनती है। हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अपनी शिफ्ट के कंपैरिजन में देखा जाता है, जो बायस हटाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिफ्थ, सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबको रैंकिंग के लिए एक ही प्रोसेस से जज किया जाता है, जो सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड बनाता है। ये तो हमने देखा कि कितना फेयर और क्यों फेयर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो मेरा ये मानना है कि अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है तब तो ये फेयर है। अब देखते हैं कि फेयर क्यों नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर की एक्चुअल टफनेस मेजर नहीं हो पाता इसमें। तो ये जो मेथड है नॉर्मलाइजेशन, तो ये सिर्फ परसेंटाइल देखता है, ये बिल्कुल भी नहीं समझता है, ये बिल्कुल नहीं जानता है कि एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट से कितनी टफ या इजी थी। और लास्ट ईयर इसी पे बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ था। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये अनफेयर है। जो भी हाई स्कोरर होते हैं उनको कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है। अगर आपकी शिफ्ट में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो आपका परसेंटाइल कम हो सकता है, चाहे आपके मार्क्स हाई हो। थर्ड वन इज डिफरेंट शिफ्ट का कंपैरिजन परफेक्ट नहीं होता है। अगर एक शिफ्ट में सभी स्टूडेंट एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन उस शिफ्ट को इजी मान सकता है, जो रियल डिफिकल्टी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। देखिए, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है ना कि कौन से स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो टॉपर्स हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो। ज्यादा एवरेज स्टूडेंट अगर एक शिफ्ट में चले गए
तो वो भी नॉर्मलाइजेशन मेथड से पता नहीं चलेगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे लेवल पे मार्क्स लाने वाले हैं, टॉपर हैं अपने बैच के, तो हो सकता है कि वहां पे भी वो उस चीज को जज ना कर पाए। दैट मीन्स कि नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है उस शिफ्ट को, अगर एवरेज स्टूडेंट वहां पे ज्यादा है तो उसको इजी भी मान सकता है, और अगर वहां पे टॉपर ज्यादा है तो उसको डिफिकल्ट भी मान सकता है। अच्छा, जब टाई ब्रेकिंग होती है तो जो टाई ब्रेकिंग का रूल्स है वो सब्जेक्टिव है। अगर परसेंटाइल सेम है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री का देखेंगे, फिजिक्स का देखेंगे, लास्ट में जो एज का बेसिस पे रैंक मिलती है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं हो सकती। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी लो स्कोरिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स का परसेंटाइल आर्टिफिशियली जो है हाई हो सकता है, और हाई स्कोरिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स को रैंकिंग का डिसएडवांटेज भी मिल सकता है। हालांकि जब एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जा रहा है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो यहाँ पर बेटर है। लेकिन क्वेश्चन तो यही उठ के आ रहा है कि आखिर 2 शिफ्ट में एग्जाम ही क्यों लिया जा रहा है। खैर, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। एटलीस्ट ये तो जरूर क्लियर है, जो मेथड यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल भी फेयर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर की एक्चुअल टफनेस का एग्जैक्ट इंपैक्ट नहीं पता चलता इनसे। जो मेथड है वो परसेंटाइल मेथड को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो परसेंटाइल मेथड को फॉलो करता है, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि शिफ्ट दूसरी से कितनी टफ थी। अगर किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ही टफ था पर स्टूडेंट्स ने ओवरऑल एवरेज परफॉर्म किया है, तो ये मेथड उस शिफ्ट के स्टूडेंट्स को अनफेयर परसेंटाइल भी दे सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि हाई स्कोरर्स के लिए भी कभी कभी ये डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर एक शिफ्ट में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं तो सबका एवरेज हाई होता है, जिसकी वजह से परसेंटाइल नीचे आ सकती है। दूसरी शिफ्ट में अगर स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस लो है तो उनको परसेंटाइल का अनफेयर एडवांटेज भी मिल सकता है। यह प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज नहीं है, टफ शिफ्ट के स्टूडेंट्स को कभी प्रॉपर कंपैरिजन नहीं मिलता है। मान लीजिए शिफ्ट 1 का पेपर बहुत टफ था और शिफ्ट 2 का इजी। शिफ्ट 1 का टॉपर ने 150 मतलब 200 नंबर में 150 नंबर लाया, और शिफ्ट 2 के टॉपर ने 180 मतलब 200 में 180 लाया, तो नॉर्मलाइजेशन दोनों को 100% परसेंटाइल देगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया था ऊपर। लेकिन शिफ्ट 1 के स्टूडेंट्स के परसेंटाइल आर्टिफिशियली लो हो सकते हैं, और तो और नॉर्मलाइजेशन से कभी कभी लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स का रैंक आर्टिफिशियली हाई हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अगर एक शिफ्ट में सभी स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्म करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन उस शिफ्ट के स्टूडेंट्स का परसेंटाइल आर्टिफिशियली बढ़ा सकता है। ये अनफेयर हो सकता है अगर किसी शिफ्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो लो हो पर पेपर इजी हो। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो मेथड है नॉर्मलाइजेशन का वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पेपर की रियल डिफिकल्टी का एग्जैक्ट इंपैक्ट नहीं बता सकता है। एटलीस्ट इतना तो हो ही सकता है कि इस मेथड को और भी अपग्रेड किया जा सकता है, इसको और अपडेट होने की जरूरत है। दैट मीन्स कि इससे बेटर मेथड को यूज किया जा सकता है, और नहीं तो आप वैसे ही एग्जाम चलने देते जैसे पहले चल रहा था। दैट मीन्स कि एक ही शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था। अच्छा, ये भी सवाल तो आपके मन में जरूर आता होगा कि एनवी एक ही शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा रही है, इसके पीछे क्या मेजर रीजन हो सकते हैं। चलिए ये भी समझते हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ज्यादा स्टूडेंट को एकोमोडेट करना पड़ता है। दैट मीन्स कि नीट पीजी में लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, और एक ही शिफ्ट में सबको बिठा पाना इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। लिमिटेड एग्जाम सेंटर्स और कंप्यूटर लैब्स होने की वजह से जितने स्टूडेंट्स एक बार में एग्जाम दे सकते हैं उतने ही बिठाए जाते हैं। अगर एक ही शिफ्ट में सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जाए तो ज्यादा एग्जाम सेंटर्स और हाई कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जो प्रैक्टिकल नहीं है। दैट मीन्स कि प्रैक्टिकल नहीं है का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है। सेकेंड वन इज टेक्निकल एंड सर्वर लोड मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में एक ही टाइम पर लाखों स्टूडेंट्स को एग्जाम देना हो तो सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड आता है, सिस्टम क्रैशेस या स्लो परफॉर्मेंस होने का रिस्क होता है। इसलिए मल्टीपल शिफ्ट में स्टूडेंट्स को डिवाइड करने से सर्वर लोड मैनेज हो जाता है और टेक्निकल इशू का रिस्क कम हो जाता है। एक रीजन और है जो मुझे लगता है कि 2024 में इस चीज को अप्लाई किया गया था, जो नॉर्मलाइजेशन मेथड को, वो उसका मेन रीजन यही था, सिक्योरिटी एंड चीटिंग प्रिवेंशन।
तो एक ही शिफ्ट में सभी स्टूडेंट एक साथ एग्जाम देते हैं, तो अगर किसी भी तरह से पेपर मान लीजिए अगर लीक हो जाता है तो पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ सकता है। इसलिए मल्टीपल शिफ्ट होने से एक शिफ्ट का पेपर दूसरी शिफ्ट तक लीक होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। और मान लीजिए गलती से सिक्योरिटी ब्रीच हो भी जाती है तो सिर्फ एक ही शिफ्ट का रिशेड्यूल करना पड़ता है, ना कि पूरा एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया जाए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर मैं सारे को मेंशन करूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और लास्ट में ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम सर्वर और सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना सकती है कि एक ही शिफ्ट में लाखों स्टूडेंट का एग्जाम हो सके और बिना किसी क्रैश या लोड इशू के। इसके लिए एडवांस्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई परफॉर्मेंस क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जा सकता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के डाटा सेंटर्स कभी क्रैश नहीं होते हैं, क्योंकि वहां सुपर फास्ट फाइबर ऑप्टिक सर्वर होते हैं। और आजकल तो एआई बेस्ड ट्रैफिक राउटिंग सभी यूज करने लगे हैं। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स, अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म्स, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म, ये सारे जो हैं एआई बेस्ड ट्रैफिक राउटिंग यूज कर सकते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम में भी आईबीपीएस की एग्जाम जो होती है उसका सर्वर शायद ही कभी रेयरली ही क्रैश होता है, क्योंकि वहां लोकल लैन नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का यूज होता है। तो हमारे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए ये सब फैसिलिटीज क्यों नहीं मिल सकती हैं, जबकि सभी को पता है कि ये नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है वो 100% फेयर नहीं हो सकता है। तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मेथड कैसे यूज होता है या ये कितना फेयर और कितना अनफेयर है, ये चीज समझ में आ गई है और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर सकते हैं आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यूजफुल टिप्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहे हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं हमसे। और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, क्यूआर कोड भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो सिंपली स्कैन करने मात्र से ही, जहां आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।